हमारे शरीर में दो पेट हैं, ये जो भोजन हजम करता है, ये समाज, ये दुनिया, ये तो आपको चुनौती पेश करेगी। आपकी योग्यता है तो आप इससे निकल के दिखाओ। एक चुनौती है मोबाइल फोन। मैं भी इसका शिकार हो चुका हूं। आप 10 घंटे निकाल दीजिए, सोना, खाना, पीना, मंजन, ब्रश वगैरह वगैरह। ये परीक्षा सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए संकट है जिनको ये नहीं पता है 105 लोगों को द्रोणाचार्य पढ़ा रहे थे, 100 कौरव 5 पांडव, उसमें एक ही आईएएस बना। पढ़िए मत, पिक्चर बनाना शुरू करिए। पाकिस्तान कैसे कोलैप्स कर गया? क्योंकि पैदा हुआ और पैदा होते ही अटैक कर दिया। क्या सेल्फ स्टडी से यूपीएससी क्लियर करना पॉसिबल है? शाम को उस आदमी से बात करें जो आपकी नेगेटिव बात को भी पॉजिटिव में बदल देता है। यूपीएससी की पढ़ाई में कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन लोगों को पता नहीं होता कि कंसिस्टेंसी लाई कैसे जाए। लोग इच्छुक भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज़ की तैयारी करें और उसके बाद में जानबूझ के फॉल्टर करना चाहते हैं, तो वो कंसिस्टेंसी कैसे बरकरार रही जाए, ये एक मूल मंत्र दीजिए। हमारे शरीर में दो पेट हैं, ये जो भोजन हजम करता है, ये जो ज्ञान हजम करता है। अब आमतौर पर हमारे देश में देखा जाता है, खासकर जो ह्यूमैनिटीज विंग के लोग होते हैं, उनके पढ़ने के आवर्स ज़्यादा नहीं होते। जैसे आपने 11th किया, 12th किया, ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में आप हार्डली 2-2 घंटा पर डे पढ़ते थे, तो 5 साल आपकी पढ़ाई सिर्फ 2 घंटे होती थी। या आप कह लीजिए कि एग्जाम टाइम में आपने 15 दिन 10 घंटे पढ़े, तो आपका यहाँ का जो हाजमा का लेवल है वो खराब है। अब जो आदमी साल में 10 दिन 15 घंटे पढ़ता था, वो जब वो चाहेगा कि मैं डेली 10 घंटे पढ़ूं, तब दिक्कत पैदा हो जाएगी, स्ट्रेस पैदा हो जाएगा, एक्यूमुलेशन पैदा हो जाएगा। अब उसके दो रास्ते हैं, एक पॉजिटिव रास्ता है, एक नेगेटिव रास्ता है। इसलिए आज हमारे युवाओं में नशा बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि आपने तो 10 घंटा रोज डेली पढ़ा नहीं। अब आप एक दिन आप तैयारी करने आ गए और आपको 10 घंटा पढ़ना है, तो दिमाग क्या करेगा? किसी का 5 दिन, किसी का 10 दिन, किसी का 15 दिन बाद ब्लॉक कर जाएगा। सबसे प्यारा रास्ता, आप भस्त्रिका करें और कपालभाति करें। भस्त्रिका आपके मन को 10 मिनट के अंदर शांत कर देगा, सारा वेंट आउट, सारा स्ट्रेस, सारा फ्रस्ट्रेशन निकाल देगा। और शाम को उस आदमी से बात करें जो आपकी नेगेटिव बात को भी पॉजिटिव में बदल देता है। जैसे आपने अपने पिताजी को फोन मिला है कि पापा आज दिन भर बहुत मेहनत की। अरे बोले, तुम सिकंदर हो यार, तुम्हारे लिए क्या मेहनत? क्योंकि लड़ाई में सिर्फ पैट करने से ऊर्जा मिल जाती है। और तीसरी बात कि आपके जो दोस्त लॉबी हो उसका टेम्परेचर समान हो। दोस्ती हमेशा टेम्परेचर के नियम पर होनी चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर हाई से लो की तरफ जाता है। तो आपका टेम्परेचर हाई रहता है, आपके दोस्तों का टेम्परेचर लो रहता है, वो सारा टेम्परेचर आपका खींच लेंगे। तो एक योग, दूसरा परिवार या वो कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको ऊर्जा देता है, और तीसरा आपकी संगत। ये 3 आपकी कंसिस्टेंसी को बनाए रखें। इतनी लॉन्ग आवर्स की स्टडीज में एक मोटिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप कंसिस्टेंटली जब इतनी देर बैठते हैं तो कई बार आप झुंझला जाते हैं या बोर हो जाते हैं, बोरियत आपको महसूस होने लगती है। ऐसे में वो बच्चा या फिर तैयारी करने वाला जो प्रशिक्षु है वो कैसे मोटिवेटेड रहे टुवर्ड्स द गोल ऑफ बिकमिंग एन आईएएस और आईपीएस? मोटिवेशन तो खैर आजकल एक नई धारा बन गई है। आग होती है, आग। जैसे अम्बेडकर जी को आग है, तो वो क्लास के बाहर भी बैठाए जाते हैं लेकिन पढ़ते हैं। तो जिनके अंदर आग है उनको तो मोटिवेशन की जरूरत नहीं, वो रो गा के खुद से ही अपने आप को मोटिवेट करते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे मेरी एक स्टूडेंट है निशा भिवानी से, उसके बाबा ने बड़ा रोल प्ले किया। वो खुद उसके साथ 10 घंटे बैठ के पढ़ते थे। आए थे मुझसे मिलने, मैथ्स के टीचर थे इंटर कॉलेज में, तो खुद पढ़ते थे खुद। तो जब वो सोती थी या निराश होती थी तो उसे कहानी सुनाते थे। टीना दावी की माता जी ने भी यही किया। अभी इस साल एक लड़की है सुरभि सिंगला, 75th रैंक है, तो उसने आते ही मुझसे एक बात कही कि सर मेरे भाई ने मुझे आईएएस बना दिया। मैंने कहा कैसे? कहीं सर वो डेली मुझसे आके एक बात कहता कि दीदी तेरा तो आईएएस हो रहा है, तू तो लगती ही आईएएस है। तो ये सारे होते हैं अप्रोच मोटिवेशन के। तब भी जैसे लॉन्ग आवर्स ऑफ स्टडीज होता है, क्या आपका बॉडी पोस्चर या फिर पढ़ने का तरीका उस पर भी फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। जैसे कुछ लोगों को मैं देखता हूँ लेट जाते हैं पढ़ते पढ़ते, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आज के ज़माने में सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक डाइस खरीद लें और कुछ समय तक खड़े होकर पढ़ें।
जैसे टीचर्स डाइस लेकर पढ़ाते, ऐसे आप डाइस ले लें और डाइस पर खड़े होकर पढ़ें, आप बैठे ही ना। तो जो आदमी खड़ा है उसको नींद आने की कोई संभावना ही नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि हर आदमी को तैयारी के वक्त या किसी बड़े गोल के वक्त जीवनी और ऑटोबायोग्राफीज पढ़नी चाहिए, क्योंकि हर महान आदमी का अचीवमेंट संघर्षों के पीछे छुपी होती है। तो जब हम क्लास में पनिशमेंट पाते हैं, तो जब एक आदमी पनिशमेंट पाता है तो हम बहुत दुखी होते हैं। जब पूरी क्लास पाती है तो हमें कोई दुख नहीं होता कि हम अकेले थोड़ी मारे जा रहे, सब मारे गए। ऐसे जब हम जीवनी पढ़ते हैं तो हमें लगता है हम थोड़ी अकेले संघर्ष कर रहे हैं, सब ने किया था। तो वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग फैक्टर बन जाता है। कई बार संगत या फिर सोशल मीडिया हो गया, दोस्त यार हो गए, उनसे आप डिस्ट्रैक्टेड भी हो सकते हैं। तो वो डिस्ट्रैक्शन को कैसे टैकल किया जाए, कैसे एक वो बैलेंस बनाया जाए कि अच्छे लोग पास रहें और बुरी चीज़ों से दायरा में बनाया जाए? मेरे एक स्टूडेंट है, मैं अब नाम तो नहीं लूँगा, IPS है कर्नाटक कैडर की। तो मैंने उससे एक बार पूछा, मैंने कहा तू हमेशा खुश रहती है क्यों? तो बोली कि सर मुझसे कोई बात नहीं करता। तो मैंने कहा ऐसा क्या कर दिया तुमने कि तुमसे कोई बात नहीं करता? तो बोली कि मैं क्या करती हूँ कि मुझे पता था कि मैं पढ़ूंगी, मुझे डिस्टर्ब करेंगे, परेशान करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो मैं कभी कभी अपने घर में अपने ही बाल आगे करके चिल्लाने लगती हूँ। लड़कियां करती है ना गाँव में, तो कहीं मेरे घर में एक फियर फैक्टर डेवलप हो गया कि इसके ऊपर कुछ सवार है, तो मैंने दूरी बना ली। एक मेरा स्टूडेंट था 2014 में, कहा कि सर जो भी मेरे पास ज़्यादा आता था मैं उससे पैसे मांग लेता था कि भैया 5,000 रुपये दे दो। अगले दिन बंदा आया ही नहीं। एक लड़की थी, वो सिंदूर लगा के आती थी कि किसी को क्लास में लगे ही ना कि भैया यहाँ ऑप्शन भी है। तो ये तो स्मार्टनेस है व्यक्ति की। से कृष्ण भी उसी समाज में है, बलराम भी उसी समाज में है, लेकिन कृष्ण को कुछ भी प्रभावित नहीं करता। ये उनकी स्मार्टनेस है, तभी तो वो भगवान है। तो दुनिया, ये समाज, ये दुनिया, ये तो आपको चुनौती पेश करेगी ही। आपकी योग्यता है तो आप इससे निकल के दिखाओ। तो वो पर व्यक्ति की योग्यता और पर व्यक्ति की परिस्थिति पर निर्भर करेगा। एक चुनौती है मोबाइल फ़ोन, और ये ऐसी चुनौती है, मैं चुनौती इसलिए कहूँगा, सिर्फ यही नहीं कि आप सोशल मीडिया और करते हैं या नेटवर्किंग करते हैं, आप बहुत सारी आवश्यक चीज़ें भी करते हैं, है ना। आप ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं, आप बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन का आदान प्रदान करते हैं, लेकिन कोई सोल्यूशन आपके लिए कब खतरनाक बन जाए आपको कुछ पता नहीं रहता। ऐसे में आप बच्चों को क्या एडवाइस देंगे, स्पेशली ऑन द यूसेज ऑफ मोबाइल फ़ोन्स? मोबाइल फ़ोन तो आज के ज़माने में जहर बनता जा रहा है। आप जब भी मुझे क्लास में देखेंगे, मैं मोबाइल फ़ोन लेकर नहीं जाता। मंदिर में क्लास लेते वक्त, मतलब जो खास जगह है, मैं मोबाइल लेकर नहीं जाता। मैं भी इसका शिकार हो चुका हूँ कोरोना के टाइम में। ये जो कोरोना के टाइम में नौजवान क्रांति मैंने शुरू की, वो उसका परिणाम ही यही था, कुछ काम ही नहीं था तो मोबाइल लेके बैठने। फिर मुझे एहसास हुआ कि ये तो कुछ ज़्यादा ही मेरे सर पे सवार होता जा रहा है। तो फिर मैंने एक क्रिएटिव काम करना शुरू कर दिया कि हम कहानी सुनाएंगे हिस्ट्री की। तो आप ये बना लें कि आप ये डिसाइड कर लें कि मुझे मोबाइल किन अवसरों पर छूना है, और जितने भी लोग तैयारी करते हैं वो एक नंबर ऐसा रखें जिसमें 4 नंबर से ज़्यादा ना हो। एक उनके माँ बाप और एक दो जो विशेष लोग हैं, वो 24 घंटा ऑन रखें। बाकी दूसरे नंबर को सिर्फ समय समय पर ऑन करें। अभी और जो लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन मीडियम्स ऑफ स्टडीज़ बहुत बढ़ गए हैं पढ़ने के लिए। आप ग्रेजुएशंस भी ऑनलाइन या हाइब्रिड मॉडल्स में हो रही है, लेकिन तब भी कुछ जगहें ऐसी हैं जो ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो ऑफलाइन वाले को ऑनलाइन वाले से ज़्यादा कम फ्री टाइम मिल रहा है। ऐसे ऑफलाइन बच्चों के लिए जो ऑफलाइन स्टडीज़ कर रहे हैं, वो टाइम मैनेजमेंट के लिए आपसे टिप्स मांगना चाहते हैं, तो वो टिप्स आप उनको कैसे देंगे कि वो टाइम मैनेज कर पाएँ? आप 10 घंटे निकाल दीजिए, सोना, खाना, पीना, मंजन, ब्रश वगैरह वगैरह। अब आपके पास बचे 14 घंटे। अब सारा खेल आपको इस 14 घंटे में करना है। 10 घंटे तो आप टच ही नहीं कर सकते, ओके, ऐसा तो हो नहीं सकता आप बिना नींद के रह जाएं। तो 10 घंटे आपने अलग कर दी, 14 घंटे बचे। 14 घंटे में आप देखिए कि आपकी ऑफलाइन संस्था कितनी देर चलती है। 4 घंटे चलती है मान लीजिए, तो फिर 4 घंटे उधर निकल गए, या 6 घंटे चलती है तो 16 घंटे निकल गए। अब 16 घंटा निकलने के बाद आपके पास बचा 8 घंटा। 8 घंटे में आप एक कोई सब्जेक्ट पर, जैसे आपने जीएस की कोचिंग ज्वाइन कर ली, 3 घंटे की क्लास और 3 घंटे का रिवीजन, तो भी 2 घंटा ऐसा बचेगा जिसमें आप अपने लिए कुछ कर सकते हैं। ऐसा डायग्राम बनाएं
कि मेरे पास ओरिजिनल समय कितना बच रहा है सब कुछ करने के बाद। तो आप 10 घंटा पहले ही निकाल दें, 6 घंटा आपके इंस्टीट्यूट ने ले लिया, 16 घंटा, 16 घंटा के बाद बताओ 8 घंटा। तो अब आप एक काम करें, आप एक कोई चीज़ ज्वाइन कर लें, ऑप्शनल ज्वाइन कर लें, 3 घंटे वहाँ पढ़ लीजिए और 3 घंटे आप प्रैक्टिस कर लीजिए, और 2 घंटे आप बैडमिंटन खेलना चाहें, आप जिम जाना चाहें, आप ये कर सकते हैं। अवध जी, हो सकता है कि इस सवाल का जवाब रिपीटेटिव हो, लेकिन चूंकि यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ी परीक्षा माना जाता है, भारत की टॉप मोस्ट, आपके टैलेंट को, आपके टेम्परामेंट को, आपके व्यक्तित्व को, पर्सनैलिटी को जज करने वाली परीक्षा को इसको माना जाता है। तो ऐसे में इस परीक्षा की तैयारी को आसान कैसे बनाया जा सकता है? वो एक मॉडल, वो एक एल्गोरिथम, वो एक फ्लो चार्ट जरा बच्चों को बताइए। इस परीक्षा में अगर 2 चीज पर कमांड कर लिया जाए, यह परीक्षा सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए संकट है जिनको यह नहीं पता है कि भीष्म पितामह के सामने किसको खड़ा करना है। इसलिए इस फील्ड में कोचिंग का बड़ा महत्व है। महाभारत के वॉर में 2 लोग हैं, एक प्रोफेसर द्रोणाचार्य और एक कोच कृष्ण। तो हर स्टूडेंट को इस परीक्षा में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो जो कोच है आपका वो बता देगा कि शिखंडी को सामने खड़ा कर दो। इस परीक्षा में फिर सिर्फ व्यक्ति पहला काम जहां पे बेसिक फॉल्ट लोग करते हैं वो है एनसीईआरटीज, बेसिक्स। इकोनॉमी, हमारे देश में ह्यूमैनिटीज 90% लोग 10th में छोड़ चुके होते हैं, 90%। तो उन्हें पता ही नहीं होता कि ह्यूमैनिटीज का इंपॉर्टेंस क्या है। बिना ज्योग्राफी को समझे आप इकोनॉमी को प्रमोट नहीं कर सकते। अब आप कश्मीर में आइसक्रीम की फैक्ट्री लगा देंगे तो आपका धंधा कोलैप्स कर जाएगा। तो बेसिक्स पहला काम कर ले, बेसिक्स को लाइन बाय लाइन क्लियर कर ले, वर्ड बाय वर्ड क्लियर कर ले। अब आपको जीडीपी समझ में आती है कि जीडीपी क्या होता है, तो आप भारत की जीडीपी 1950 में चेक कर लीजिए, आप भारत की जीडीपी 1991 में चेक कर लीजिए, और फिर 2022 में एक ग्राफ बना लीजिए। अब आपको पता चलेगा कि हम चले थे 3% से, हम पहुंचे 9% पे, और आज हम फिर पहुंच गए 2% पे। सारे फैक्टर्स नोट डाउन कर लिए, क्योंकि जीडीपी तो आपको पता ही क्या होती है ना। तो कहां कहां सेटबैक हुआ वो नोट डाउन कर लिया। पिक्चर बनाना शुरू करिए, पिक्चर पढ़िए मत, पिक्चर बनाना शुरू करिए। तो जितने लोगों ने पिक्चराइज करना शुरू कर दिया उनके लिए परीक्षा आसान हो गई। आपने बताया कि अभी गुरु की, एक कृष्ण की बड़ी आवश्यकता होती है। क्या सेल्फ स्टडी से यूपीएससी क्लियर करना पॉसिबल है? बहुत लोग करते हैं। अभी इस बार एक लड़का है रमनीक गौतम, मुजफ्फरनगर का, गांव का लड़का। सेल्फ स्टडी में यह था कि उसने यूट्यूब का बड़ा सहारा लिया, लोगों से बड़ा सहारा लिया। डायरेक्शन का खेल है। एकलव्य को समझ में आ गया था करना क्या है। टीचर आईएएस नहीं बनाते। 105 लोगों को द्रोणाचार्य पढ़ा रहे थे, 100 कौरव 5 पांडव, उसमें एक ही आईएएस बना, अर्जुन। तो टीचर क्या करता है, डायरेक्शन देता है, उसमें जो उस टेम्परामेंट के लोग हैं वो उसको पकड़ लेते हैं। जैसे मैं बड़ी सारे सेमिनार में कहता हूं कि पढ़ना ही नहीं है, तो उसे बहुत कम लोग आके पूछते हैं कि फिर करना क्या है। तो पढ़ने नहीं का मतलब यह है कि जब आप किसी चीज को पढ़ते हैं तो किसी चीज को, जैसे एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल है कि इन्फेंट नेशन और नेशन इन क्राइसिस, इनको पीस और स्टेबिलिटी चाहिए होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। इन्फेंट नेशन यानी जो राष्ट्र पैदा हुआ, या जो राष्ट्र क्राइसिस में, जैसे पाकिस्तान अभी क्राइसिस में है, तो ऐसे राष्ट्रों को पीस और स्टेबिलिटी चाहिए होती है। अब 1947 में हम पैदा हुए तो नेहरू जी ने पंचशील अपनाया, पीसफुल को एग्जिस्टेंस। अब ये एक फॉर्मूला है। अब साउथ कोरिया भी है, इंडिया भी है, जर्मनी भी है, ये सारे लोग पैदा हुए फिर एक डायरेक्शन में ऊंचे बढ़ते रहे। पाकिस्तान कैसे कोलैप्स कर गया? क्योंकि पैदा हुआ और पैदा होते ही अटैक कर दिया। उसने उस फॉर्मूले को वर्ण नहीं किया। 47 में पैदा हुआ, 48 में भारत पर हमला, 65 में भारत पर हमला, 71 में। तो जिस ऊर्जा को उसे अपने विकास में लगाना था वो उसने वॉर में लगा दिया। तो हमें पता चला कि अच्छा ये फैक्टर्स होते हैं।
मतलब इस तैयारी का मतलब सिर्फ इतना है, अपनी सोच का विकास करना शिक्षा के द्वारा। तो ये थे अवध ओझा जी, जिन्होंने हमारी बहुत सारी बातों पर, आपके बहुत सारे सवालों पर जवाब दिया, अपनी शिक्षा यात्रा का भी वर्णन किया और साथ में ऐसी बहुत सारी बातें बताएं जिनको अगर आप बेसिक तौर पर अगर फॉलो करते हैं तो शायद सफलता के शिखर के नज़दीक आप पहुंच सकते हैं। यूपीएससी की परीक्षा एक ऐसी परीक्षा होती है जिसकी गारंटी शायद आपको पढ़ाने वाला भी नहीं देगा, क्योंकि आपके पर्सनल पढ़ने के तरीके पर, आपके पर्सनल व्यक्तित्व पर सेम परीक्षा बहुत डिपेंड करती है, चाहे आप उतने ही घंटे दे रहे हो जितना आपका साथी दे रहा हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शिक्षा.com से जुड़ने के लिए, और अवध जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद शिक्षा.com से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।